दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर, हाजिर हूं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, फिल्मों की और फिल्मों से जुड़े लोगों की चर्चा इस देश में बहुत होती है। यह बात भी गलत नहीं है कि यहां फिल्म वालों को इस देश के जवानों, किसानों, वैज्ञानिकों, इन सब से ज्यादा मान सम्मान दिया जाता है। एक अजीब सा आकर्षण है हमारे देश के लोगों में फिल्म वालों के लिए। फिल्म वालों से जुड़ी बातों को जानने के लिए भारत के लोग बड़े बेताब रहते हैं और आपकी इसी बेताबी को दूर करता है हमारा ये शो जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। स्वागत है आप सबका। आज जो कहानियां इस सफर में आपका मनोरंजन करेंगी वो कुछ इस तरह है। आज आपको सुनाऊंगा सुनील दत्त और माला सिन्हा के एक गाने की शूटिंग की घटना, और फिर एक संगीत संध्या समाप्त होने के बाद व्यवस्थापक, ऑर्गेनाइजर गायब हो गए। ना किसी कलाकार को पैसा मिला और ना ही उनके होटल के खाने पीने के, रहने के बिल चुकाए गए। सब फंस गए। फिर किसने निकाला सबको इस मुसीबत से? एक और कहानी डायरेक्टर केदार शर्मा की। माता पिता ने कह दिया स्कूल की फीस देना संभव नहीं है, इसलिए अब तो पढ़ाई ही छोड़ दो। आगे पढ़ने के लिए क्या किया केदार शर्मा ने? और 5वें नंबर पर नसीरुद्दीन शाह की जन्मतिथि की चर्चा करेंगे। अपनी जन्मतिथि को लेकर क्या दुविधा है नसीरुद्दीन शाह को? दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे मशहूर कलाकार अजीत को, और अंत में होगा 92.7 बिग एफएम के श्रोता का एक प्रश्न। तो आइए ये सब कहानियां सुनने के लिए कदम बढ़ाते हैं और निकल पड़ते हैं आज के सफर पर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। बी.आर. चोपड़ा की फिल्म गुमराह का एक गीत आपको याद दिलाना चाहूंगा। आजा आजा रे, आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। इस गाने के 2 वर्जन हैं, एक है सैड और दूसरा हैप्पी वाला। तो हैप्पी वाला वर्जन अगर आप देखेंगे तो उसे नैनीताल की वादियों के साथ साथ नैनी झील में भी फिल्माया गया है। गाने के कंतरे में सुनील दत्त और माला सिन्हा एक पाल वाली नाव पे बैठे गा रहे हैं। नाव में उनके अलावा कोई माझी या नाव चलाने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल वो पाल के पीछे छुप के नाव को कंट्रोल कर रहा था। शॉट कुछ ऐसा था कि नाव को गोल घुमाकर ले जाना था। पहला शॉट तो ओके हो गया, मगर दूसरे शॉट में नाव वाले से वो नाव कुछ ज्यादा ही घूम गई। शार्प टर्न जिसे बोलते हैं। पाल का, नाव का बैलेंस बिगड़ गया, नाव पलट गई। नाव के पलटते ही सुनील दत्त और माला सिन्हा झील में गिर गए। ठंडा ठंडा पानी, चारों तरफ हल्ला मच गया। मदद की पुकार होने लगी। अपने आप को बचाने के लिए माला सिन्हा ने तो पाल का तार पकड़ लिया और सुनील दत्त शायद नाव का लकड़ा पकड़कर अपने आप को बचाने की कोशिश में जूझ गए। इस घटना को याद करते हुए माला सिन्हा बताती हैं कि ऐसे में लोगों को अपनी जान की परवाह होती है, मगर मैं अपने मेकअप के सामान के डूब जाने पर चिल्ला रही थी। मुझे लग रहा था कि ये मेरा मेकअप का सामान अगर सब चला गया तो मैं मेकअप कैसे करूंगी। दूसरी तरफ सुनील दत्त चिल्ला रहे थे कि माला रस्सी मत छोड़ना, मगर माला सिन्हा थी कि वो अपने मेकअप के सामान के डूब जाने पर चिल्ला रही थी। थोड़ी ही देर में यूनिट के लोग उन्हें बचाने वहां पहुंच गए। उन्हें सुरक्षित दूसरी बोट में बिठाया गया। सबकी जान में जान आई, हादसा टल गया, मिठाई बांटी गई, सब खुश थे। मगर बी.आर. चोपड़ा माला सिन्हा का मजाक बना रहे थे कि माला को तो देखो, इसको अपने जान की फिक्र से ज्यादा अपने मेकअप के सामान की फिक्र थी। अरे तेरा मेकअप सामान चला गया तो फिर आ जाएगा, मगर सोच पगली, अगर तू इस झील में चली जाती तो फिर क्या होता। तो ऐसा हादसा हुआ था गुमराह की शूटिंग पर इस गीत में। मुकेश, महेंद्र कपूर, सी रामचंद्र और अमीन सयानी संगीत का प्रोग्राम कर रहे थे। प्रोग्राम बहुत हिट हुआ, मगर प्रोग्राम के बाद ऑर्गेनाइजर्स, व्यवस्थापक हो गए उड़नछू। ना कलाकारों को पैसा मिला, ना होटल के बिल चुकाए गए। फिर क्या हुआ सुनाऊंगा थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर
सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी ने एक इंटरव्यू में ये घटना बताई कि एक बार एक संस्था ने 2 दिन का संगीत प्रोग्राम आयोजित किया, शायद ये मुकेश नाइट, जिसमें मुकेश जी के साथ पहले दिन महेंद्र कपूर और दूसरे दिन सी रामचंद्र को प्रस्तुति देनी थी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे श्री अमीन सयानी। पहले दिन का कार्यक्रम बहुत सफल रहा। प्रोग्राम के बाद जब महेंद्र कपूर, मुकेश और अमीन सयानी होटल पहुंचे तो अमीन सयानी ने पूछा कि मुकेश भाई, हमारा लीडर कौन है? ऑर्गेनाइजर से पैसे वैसे कौन लेगा? तब मुकेश ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि चिंता मत कीजिए, कल मैं सबका पेमेंट करवा दूंगा। मुकेश का आश्वासन सुनकर महेंद्र कपूर बिना पैसे लिए वापस बंबई लौट गए। अब आया दूसरा दिन। दूसरे दिन भी प्रोग्राम बहुत सफल रहा, हर तरफ वाहवाही हुई। प्रोग्राम की सफलता के बाद जब मुकेश और बाकी लोग होटल पहुंचे तो ना वहां ऑर्गेनाइजर मिले और ना ही उनका पेमेंट। ये सब कलाकारों को बिना पैसा दिए ही भाग गए थे, उनका कोई अता पता नहीं था। मुसीबत खड़ी हो गई। होटल मैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजर के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने हाथ खड़े करते हुए ऊपर से होटल का बिल और थमा दिया और कहा कि जब तक ये बिल चुकता नहीं किया जाएगा आप में से कोई भी यहां से नहीं जा सकता। समझ में नहीं आ रहा था इस मुसीबत से कैसे निपटें। तब मुकेश जी ने जिम्मेदारी संभालते हुए अपने खुद के पैसे निकाले और होटल का बिल चुकाकर सबको इस मुसीबत से बचाया। अगला सेगमेंट होगा दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे नायक से ज़्यादा खलनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए अभिनेता अजीत को। अजीत के जीवन से जुड़ी कुछ यादें बस थोड़ी देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया। आज हम याद करेंगे अभिनेता श्री अजीत को। अजीत का जन्म 27 जनवरी 1927 को गोलकुंडा में हुआ। जन्म के समय उनका नाम था हामिद अली खान। उन्हें शोहरत का बड़ा शौक था। वो अपने गोलकुंडा मिडिल स्कूल के साथियों से कहा करते थे कि गोलकुंडा को हमेशा 2 ही हीरों के लिए याद किया जाएगा, पहला कोहिनूर और दूसरे वो खुद। पढ़ाई के दौरान अक्सर उनके इंग्लिश टीचर कहा करते थे कि पठान, यहाँ क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, या तो आर्मी ज्वाइन कर लो या फिर फिल्मों में ट्राई करो। पढ़ाई खत्म करने के बाद 1943 में अजीत आ गए बंबई। बंबई आकर उन्होंने पाया कि उनसे ज़्यादा गुड लुकिंग और टैलेंटेड लड़के बंबई शहर में एक्स्ट्रा के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए भाई यहाँ काम मिलना आसान नहीं होगा। अजीत अपने साथ उस दौर के जाने माने डायरेक्टर रफ़ी गजनवी के नाम एक सिफारशी खत लेकर आए थे। सो ये खत लेकर वो रफ़ी गजनवी से मिलने पहुंचे, मगर वहां कुछ बात नहीं बनी। अब बंबई में गुजारा करने के लिए अजीत को दूसरे स्ट्रगलर्स की तरह एक्स्ट्रा का काम करना पड़ा। इसके लिए उन्हें 3 रुपये रोज़ मिल जाया करते थे। इस तरह अगले 3 सालों तक किसी तरह गुजर होती रही। फिर 1946 में उन्हें इंफॉर्मेशन फिल्म ऑफ इंडिया में 100 रुपये महीने की नौकरी मिल गई। अजीत ने माहिम में एक खोली किराए पर ले ली और रहने लगे अपने 2 और साथियों के साथ। वहाँ 30 रुपये महीने में इशाक नाम का एक शख्स उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर देता था। संघर्ष के इन्हीं दिनों में उनकी किस्मत ने एक बार फिर करवट बदली और उन्हें विष्णु सिनेटोन फिल्म कंपनी की फिल्म शाह मिस्र में हीरो के रूप में ब्रेक मिल गया। अब उन्हें मिलने लगे 300 रुपये प्रतिमाह। इसके बाद सफलता मिलती चली गई
और आगे उन्होंने आप बीती और चिलमन जैसी फिल्मों में खुर्शीद और रेहाना जैसी अदाकाराओं के साथ काम किया। फेमस प्रोड्यूसर अमरनाथ की फिल्म सूरज की कामयाबी के बाद अजीत ने माहिम की खोली छोड़ दी और शिफ्ट हो गए कोलाबा के लिंटन रोड पर। आने जाने के लिए उन्होंने सेकंड हैंड मोटरसाइकिल भी खरीद ली। इसके बाद अजीत ने लगभग 80 से ज़्यादा फिल्में हीरो के तौर पर और 2 फिल्में मुग़ल आज़म और नया दौर साइड हीरो के तौर पर की। एक्टर के तौर पर उनकी दूसरी पारी शुरू हुई राजेंद्र कुमार स्टारर फिल्म सूरज से, जिसमें उन्होंने विलन का रोल किया। फिल्म जंजीर से उनका बड़ा नाम हो गया। फिल्म में बोला उनका मोना डार्लिंग बड़ा हिट हो गया। इस फिल्म के बाद तो विलन के तौर पर फिल्में मिलने लगीं और विलन के तौर पर उनकी यादगार फिल्में रहीं यादों की बारात, कालीचरण, राम बलराम, हीरालाल, पन्नालाल, वारंट इत्यादि। 25 मई 1995 को देवानंद की फिल्म गैंगस्टर की डबिंग से लौटते वक्त उन्हें पहली बार हैदराबाद हवाई अड्डे पर दिल का दौरा पड़ा और उसके लगभग 3 साल बाद 21 अक्टूबर 1998 को दूसरा अटैक आने के बाद वो चले गए इस दुनिया को छोड़कर। आज इस सेगमेंट में हमने अपनी श्रद्धांजलि दी है श्री अजीत को। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। डायरेक्टर केदार शर्मा जब स्कूल में पढ़ा करते थे तब उनके माता पिता ने उनसे कह दिया था कि अब वो उन्हें आगे नहीं पढ़ा सकेंगे। फिर कैसे हुई केदार शर्मा की पढ़ाई पूरी, बताऊंगा थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। डायरेक्टर केदार शर्मा जब 7-8 साल के रहे होंगे तब उनकी माँ ने उन्हें एक दिन बताया कि अब वो उन्हें आगे नहीं पढ़ा पाएंगे। पिताजी की कमाई उतनी नहीं है कि घर के खर्च के साथ साथ बच्चे की स्कूल की फीस दी जा सके। ये सुनकर बालक केदार को झटका लगा, क्योंकि बालक केदार के सपने बड़े थे। वो आगे पढ़ना चाहते थे, शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। केदार ने आगे पढ़ने की जिद की तो माँ ने साफ कह दिया कि आगे पढ़ना है तो अपनी फीस का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। केदार को समझ में नहीं आया कि इतनी छोटी सी उम्र में वो क्या काम करेंगे, कैसे चुकाएंगे अपनी फीस, कैसे कमाएंगे पैसे। लेकिन जहां चाह वहां राह। जल्द ही उन्हें राह मिल गई। केदार अमृतसर के पंडित बैजनाथ हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। स्कूल ने उन्हीं दिनों जिल्द साजी यानी कि बुक बाइंडिंग यूनिट की शुरुआत की थी, जहां स्किल्ड बुक बाइंडर के गाइडेंस में गरीब बच्चों को बाइंडिंग का काम दिया जाता था और उसके बदले में 25 पैसे रोज दिए जाते थे। बालक केदार ने भी यूनिट में बुक बाइंडिंग का काम शुरू कर दिया। यहाँ वो स्कूल के बाद सोमवार से शुक्रवार 4 से 6 बजे तक और शनिवार को 1 से 3 बजे तक काम किया करते थे। इस तरह उनकी स्कूल की फीस का प्रबंध तो हो गया, मगर ये सब उनके लिए किसी इमोशनल पनिशमेंट से कम नहीं था। जब स्कूल के बाद सारे बच्चे खेला करते थे तो केदार काम किया करता था। दुख होता था, रोना भी आता होगा, मगर इन कठिन परिस्थितियों ने कहीं ना कहीं केदार शर्मा के अंदर जीवन के संघर्षों से लड़ने की शक्ति पैदा की। और इसी शक्ति और इसी अटल विश्वास और आत्मविश्वास और मेहनत की वजह से केदार शर्मा एक दिन वो पा गए जो शायद उनके क्लास के दूसरे बच्चों ने हासिल नहीं किया होगा। केदार शर्मा बन गए महान फिल्म निर्देशक केदार शर्मा। नसीरुद्दीन शाह अपनी जन्म तिथि को लेकर बड़ी दुविधा में है। क्या वजह है उनकी इस दुविधा की, बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से
महान अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के जन्म की तिथि 16 अगस्त 1950 है, मगर नसीर के हिसाब से उनका जन्म संभवतः 20 जुलाई का है और वर्ष होगा 1949। इस दुविधा के दो कारण हैं जो नसीरुद्दीन शाह ने अपनी आत्मकथा में बताए हैं। पहला कारण, नसीरुद्दीन शाह ये बताते हैं कि उस जमाने में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का चलन तो था नहीं। जब 2-4 साल का बच्चा हो जाता था और स्कूल में एडमिशन करवाया जाता था तो अक्सर जो तारीख याद रह जाती थी वही डेट ऑफ बर्थ के रूप में लिखवा दी जाती थी। ऐसा शायद उनके केस में भी हुआ होगा, क्योंकि जब उन्होंने अपनी अम्मी से पूछा तो अम्मी फर्रुख सुल्ताना ने याद करते हुए बताया कि उनका जन्म माह रमज़ान में हुआ था। अम्मी के माह रमज़ान बताने से, यानी रमज़ान के महीने में हुआ था, उन्हें अपनी सही जन्म तारीख ढूंढने में कोई मदद नहीं मिली। अम्मी के अलावा ख़ानदान के और लोगों को भी ये तारीख याद नहीं थी। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि उन दिनों छोटे बच्चों को अक्सर स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड, मलेरिया और कॉलरा जैसी बीमारियां हो जाया करती थी और प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ ना होने के कारण अक्सर बच्चे 1-2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाते थे। मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम थी हिंदुस्तान की, और इसलिए जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते थे तब तक माँ बाप और परिवार उनके पैदा होने की डेट को दर्ज भी नहीं करवाते थे। शायद ऐसी ही किसी आशंका के चलते उनके पिता जनाब आले मोहम्मद शाह ने भी उनकी जन्म की तारीख रजिस्टर नहीं करवाई। बहरहाल वजह कुछ भी हो, हकीकत यह है कि उन्हें लगता है कि उनका जन्म 20 जुलाई 1949 को हुआ, मगर रिकॉर्ड के हिसाब से ये 16 अगस्त 1950 है। अब इनमें से कौन सी तारीख सही है, कौन सी सही नहीं है, ये तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन हम ये जानते हैं कि जिसका नाम है नसीरुद्दीन शाह, वो हिंदुस्तान का एक महान अभिनेता है। और अब बारी है 92.7 बिग एफएम के श्रोता गणेश तेलंग द्वारा पूछे गए सवाल का। वो हमसे जानना चाहते हैं उन स्टार्स के बारे में जो अपने ऑफिशियल डेब्यू से पहले ही स्क्रीन में आ चुके थे, यानी कि क्रेडिट में आता है इंट्रोड्यूसिंग, लेकिन उससे पहले ही आ गए थे। आप प्रोग्राम में बने रहिए, बस थोड़ी ही देर में दूंगा आपके सवाल का जवाब। तब तक जुड़े रहिए 92.7 बिग एफएम से। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। अब समय है गणेश तेलंग के सवाल का जवाब देने का। जहां तक उन स्टार्स की बात है जो अपने फॉर्मल डेब्यू से पहले भी स्क्रीन पे नजर आए, तो कुछ नाम जो याद आ रहे हैं वो इस तरह से हैं। पहला नाम राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर और ऋषि कपूर का। रणधीर कपूर की एज ए हीरो पहली फिल्म थी कल आज और कल, यही उनका फॉर्मल डेब्यू था, और ऋषि कपूर की बॉबी। मगर सबसे पहले इन दोनों को फिल्म श्री 420 के सदाबहार नगमे प्यार हुआ इकरार हुआ में भी देखा गया था, जब 3 बच्चे बरसात में बरसाती पहने दिखाई देते हैं और नरगिस उनकी तरफ इशारा करती हैं और गाना चलता रहता है, हम न रहेंगे ये न रहेंगे लेकिन रहेंगी निशानियाँ। इसके अलावा संजय दत्त, जिनकी ऑफिशियल डेब्यू मूवी थी रॉकी, मगर वो अपने पिता सुनील दत्त की बनाई हुई फिल्म रेशमा और शेरा में एक कव्वाली में दिखाई देते हैं, जो सिंगर के पास बैठकर ताली बजा रहा है बच्चा, वो संजय दत्त है। मुगल आजम में छोटे सलीम के रूप में एक्टर जलाल आगा, और अशोक कुमार की फिल्म किस्मत में उनके बचपन का रोल जिसने किया उनका नाम था महमूद। ऐसे ही अनिल कपूर भी वो 7 दिन से पहले उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे में अभिनय कर चुके थे। इसके अलावा आमिर खान की भी ऑफिशियल डेब्यू फिल्म कयामत से कयामत तक थी। वो भी इससे पहले यादों की बारात में अपने अंकल तारिक के बचपन के रोल में दिखाई दिए थे। इसी तरह ऋतिक रोशन भी कहो ना प्यार है से पहले अपने फादर की फिल्म
भगवान दादा में श्रीदेवी और रजनीकांत के साथ नाचते हुए दिखते हैं, गौर से देखिएगा। साथ ही उन्होंने फिल्म आपके दीवाने में भी काम किया था। इसके अलावा मिस्टर इंडिया के बच्चों में आप आफताब शिवदासानी को देख सकते हैं। ये कुछ नाम है जो इस वक्त मेरे जहन में आते हैं। इसके अलावा और बहुत से एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा के तौर पर फिल्मों में एक्टिंग की शुरुआत की और आगे चलकर बड़ा नाम कमाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस जवाब से संतुष्ट होंगे। अब समय हो गया है आप सबसे आज्ञा लेने का। फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।